विश्व में वर्चस्व की दौड़, इसे ऐसा संक्षिप्त में कहा जा सकता है। और इस दौड़ के परिणाम, वर्चस्व की दौड़ क्या है? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान प्रथम था, सोवियत संघ दूसरे स्थान पे था, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि काफ़ी। जर्मनी तो टूट चुका था, उसे तो 4 भागों में तोड़ दिया था, तो बचते थे इंग्लैंड, फ्रांस और साथ ही चीन भी आ गया, आदि आदि। लेकिन पहले स्थान और दूसरे स्थान के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी। यदि हम 100 मीटर दौड़ की बात करें, फर्राटा दौड़ जिसे बोलते हैं, तो 100 मीटर की दौड़ में अमेरिका बहुत आगे था। अमेरिका लगभग 90 मीटर पहुंच चुका था। दूसरी ओर दूसरे स्थान पर सोवियत संघ था जो कर 50 मीटर पहुंचा था। यानी उसे 40 मीटर की दूरी तय करनी है। 100 मीटर की दौड़ में 40 मीटर की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और अन्य देश उससे पीछे थे, कोई 30 मीटर पे, कोई 35 पे, कोई 45 पे। लेकिन सोवियत संघ दूसरे स्थान पर रहते हुए भी, इसका अर्थ ये हुआ अमेरिका से बहुत पिछड़ा हुआ था। अमेरिका की जो आर्थिक नीतियां थी, उसने अमेरिका को एक बहुत मजबूती दी थी, बहुत स्वावलंबी बनाया था, अमेरिका को बहुत ताकत दी थी, स्थायित्व दिया था। और दूसरी ओर सोवियत संघ था जो अभी अभी उभरना शुरू हुआ था, आधुनिकीकरण अभी अभी शुरू हुआ था, और ऊपर से विश्व युद्ध ने उसके कुछ हिस्सों को काफ़ी तहस नहस भी कर दिया था, क्योंकि विश्व युद्ध का जो लड़ाई का जो क्षेत्र था वो उसके आसपास ही तो था, उसके पश्चिमी हिस्से के पास। जैसा मैंने कहा, सोवियत संघ योजनाबद्ध विकास के बल पर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विकास की जो गति है वह और बढ़ गई। उसने विकास में कुछ कमी नहीं की। उसके जो राजनेता थे, जिनमें स्टालिन उस समय मुख्य था, उसने सोवियत संघ को मजबूत करने में दिन रात एक कर दिया, काफ़ी मेहनत की। परिणाम क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो प्रथम स्थान पर था, अपना पूरा उसका वर्चस्व था, उसकी गति तो बढ़ती रही, वह तो प्रगति करता रहा, सोवियत संघ भी प्रगति करता रहा, लेकिन दोनों की प्रगति की दर में अंतर था। अमेरिका जो पहले से ही सबसे ऊंचे स्थान पर था, उसके प्रगति की दर थोड़ी कम थी, उसकी तुलना में सोवियत संघ के प्रगति की दर बहुत तीव्र थी। परिणाम क्या हुआ कि प्रथम स्थान और दूसरे स्थान के बीच का जो अंतर है वह धीरे धीरे कम होने लगा। एक समय ऐसा आया कि जब सोवियत संघ ऐसा लगने लगा अमेरिका की ताकत के बराबर पहुंच रहा है, और यही शुरू होता है अमेरिका का भय, अमेरिका की ये शंका कि कहीं इस गति से सोवियत संघ का वर्चस्व, सोवियत संघ का प्रभाव, सोवियत संघ की ताकत हमसे ज़्यादा ना हो जाए। पर ऐसा तो हो भी सकता था। तो अमेरिका के मन में तनाव पैदा हुआ और अमेरिका ने भी अपने प्रगति की जो स्पीड थी, गति थी, उसको बढ़ाया। रूस भी पीछे नहीं था, सोवियत संघ भी पीछे नहीं था, उसने भी अपनी गति को बनाए रखा और दोनों के बीच का जो अंतर था वह कम होने लगा। ये बात है आर्थिक अंतर की। सैन्य मामलों में, वैज्ञानिक मामलों में, तकनीकी मामलों में दोनों देश अब एक दूसरे को टक्कर देने लगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में आर्थिक, सैन्य मामले, वैज्ञानिक तकनीकी मामले और संपन्नता के मामले में अब दोनों के बीच में टक्कर होने लगी। दोनों बड़े एक दूसरे के निकट आ गए। इसके साथ शुरू हुआ वह खेल
जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। अर्थात दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, दुनिया के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए, दुनिया के अन्य देशों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने अब कुछ नए खेल खेलने शुरू किए। उन्होंने येन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से अन्य देशों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया और उसके लिए कई हथकंडे अपनाए। हथकंडों की यदि बात करें तो 1945 के बाद अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र थे, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, ये तो उसके साथ बने रहे। यूरोप के कुछ पश्चिमी यूरोप के देश उसके साथ बने रहे। आप देखेंगे पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं वे पश्चिम की तरफ मुंह किए हुए हैं, यानी अमेरिका की तरफ मुंह किए हुए हैं। नक्शों में भी उनका मुंह पश्चिम की ओर है। बीच में अटलांटिक समुद्र आता है। दूसरे शब्दों में इन पश्चिमी यूरोप के देशों की निकटता अमेरिका की तरफ ज़्यादा थी। ये देश तो उसके साथ बने रहे। और पश्चिमी यूरोप और सोवियत संघ के बीच के जो देश हैं, जो पूर्वी यूरोप के देश कहलाते हैं, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, जेकोस्लोवाकिया आते हैं, ये देश रूस की या सोवियत संघ की सीमा से लगे हुए थे, तो ये सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में चले गए। और सोवियत संघ ने भी इनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए कई तरीके अपनाए। जायज़ नाजायज़ की बात अभी नहीं करेंगे, पर इतना तय है कि धीरे 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 दुनिया के समस्त देश या तो अमेरिका की ओर झुकने लगे या सोवियत संघ की ओर झुकने लगे। और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में प्रथम स्थान की होड़ बहुत तीव्र हो गई, तीव्रतर हो गई। यही कहलाती है शीत युद्ध की घटनाएं। इसी को कहते हैं शीत युद्ध। तो हमारे इस अध्याय का अगला बिंदु है शीत युद्ध। क्या, क्यों, कैसे। और उसके बाद हम जानेंगे कुछ घटनाएं शीत युद्ध से जुड़ी हुई जो इस काल में हुई। शीत युद्ध क्या है? एक पंक्ति में, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें हाथ, पांव या हथियार नहीं चलाए जाते, गोला बारूद आदि का उपयोग नहीं होता, सैन्य हथियारों का उपयोग नहीं होता, लेकिन जीभ का उपयोग होता है, संचार माध्यमों का उपयोग होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। तो ये आरोप प्रत्यारोप हथियार होते हैं शीत युद्ध के। 1945 के बाद जब इन दोनों देशों के बीच में अंतर कम होने लगा और दोनों देश एक तरीके से एक होड़ में शामिल हो गए विश्व को अपने वर्चस्व में लाने के लिए, और उस वर्चस्व में लाने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए अन्य देशों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए। परिणाम क्या हुआ कि एक दूसरे पर ये लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगाने लगे। और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर ने, जो लगभग 30 साल तक चला, 1945-46 से ये शुरू हुआ शीत युद्ध का दौर और 1990 में जाके समाप्त होता है। तो लगभग 40 साल का जो काल है वह शीत युद्ध का काल है। इसमें आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगी। किसी एक देश की घटना पूरे विश्व को प्रभावित करने लगी। उदाहरण के लिए हम कश्मीर का ही मुद्दा लें समझने के लिए। भारत के उत्तर में कश्मीर है। कश्मीर उत्तर में 4-5 देशों की सीमाएं छूता है, इसलिए कश्मीर भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर भारत का है,
लेकिन पाकिस्तान उस पर अपना कब्जा दिखाना चाहता है। पाकिस्तान इसको लेकर हमला करता है तो अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में आता है। अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है और कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अब यदि अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो अमेरिका का दुश्मन सोवियत संघ निश्चित रूप से पाकिस्तान के इस बयान का विरोध करेगा। दूसरे शब्दों में वह भारत के पक्ष में बयान देगा। तो इस प्रकार बिन बुलाए सोवियत संघ भारत के साथ, भारत के तरफ, भारत के पक्ष में खड़ा होता है और कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। सोवियत संघ ने जैसा कहा, सोवियत संघ के जो राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र, जिसको उसने अपने प्रभाव में ले लिया है, वे राष्ट्र भी वही गाना गाते हैं जो सोवियत संघ, अर्थात सोवियत संघ ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में आए हुए देश भी यही कहेंगे कि वह भारत का हिस्सा है। उसी प्रकार अमेरिका के समर्थन में भी बहुत से देश खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में बहुत देश खड़े हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है। हो सकता है कुछ देश ऐसे भी हों जो कश्मीर मुद्दे पर कोई बयान नहीं देते, अपने देश की स्वयं की राजनीति में व्यस्त हैं, उनका कश्मीर मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं, वे चुप रहते हैं। लेकिन जो शामिल होते हैं अमेरिका के तरफ, जो शामिल होते हैं सोवियत संघ की तरफ, उनकी संख्या भी इतनी बड़ी कि विश्व जो है एक तरीके से दो भागों में बटा हुआ लगता है। एक भाग सोवियत संघ के पक्ष में, एक भाग अमेरिका के पक्ष में। मज़े की बात यह है कि सोवियत संघ ने भारत का समर्थन शायद इसलिए नहीं किया कि वह मानता है कि कश्मीर वास्तव में भारत का हिस्सा है, बल्कि इसलिए किया होगा क्योंकि उसे अमेरिका का विरोध करना है। ऐसे ही कुछ और मामले हुए जिसमें अमेरिका शायद नहीं मानता होगा कि वह जिस बात को कह रहा है वह सही है, वह तथ्य रूप से सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे रूस का विरोध करना, सोवियत संघ का विरोध करना है। तो एक दूसरे का विरोध करने के खातिर विरोध करना, ये शीत युद्ध का एक हिस्सा था। तो शीत युद्ध में आरोप प्रत्यारोप, लांछन, ये बहुत चला। माइक के द्वारा, रेडियो के द्वारा, प्रेस के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा अमेरिका और अमेरिका के गुट के देशों ने सोवियत संघ और उसके गुट के देशों पर दुनिया भर के आरोप लगाए अलग अलग मामलों को लेकर। उसी प्रकार सोवियत संघ ने भी अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ विभिन्न घटनाओं में जो इस काल में हुई, जिसको हम पढ़ेंगे, उसको लेकर उसने बहुत सारे आरोप लगाए, लांछन किए। ये दोनों देश और उनके गुट मात्र आरोप ही नहीं लगाते थे, बल्कि एक दूसरे को उकसाने का काम भी करते थे। उकसाते कैसे थे? व्यर्थ की बयानबाजी करके, गलत भाषा का उपयोग करके, गलत आरोप लगाकर और साथ ही हथियारों का जखीरा तैयार करते हुए। हथियारों का जखीरा का अर्थ यह है कि दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए, अपने शत्रु राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों के पास नए नए हथियार आने लगे। नए नए आविष्कार करते हुए उन्हें नए नए हथियार बना लिए। क्या सोवियत संघ इसमें पीछे रहेगा? जिस गति से वह वैज्ञानिक प्रगति कर रहा था, उसमें तो एक आश्चर्य हो गया कि सोवियत संघ दुनिया का पहला देश बना जिसने स्पेस में पहला यान भेजा। स्पेस यात्रा, पहली स्पेस यात्रा सोवियत संघ ने की थी। लाइका नाम की कुतिया उसने भेजा था स्पेस में। उसके बाद यूरी गैगारिन नाम के व्यक्ति को भेजा था स्पेस में। तो अमेरिका इस मामले में पिछड़ गया।
रूस इस मामले में आगे बढ़ गया विज्ञान और तकनीकी प्रगति में। उसी प्रकार सैन्य हथियारों में भी बड़ी होड़ चली और अमेरिका मात्र नए नए हथियार बना ही नहीं रहा था, बल्कि वह हथियार अपने मित्र राष्ट्रों को बेच रहा था, अपने मित्र राष्ट्रों की ज़मीन पर रख रहा था ताकि समय पड़ने पर इनका तुरंत उपयोग किया जा सके। यही सोवियत संघ ने भी किया। पूरा विश्व जो है परिणाम स्वरूप हॉट बेड ऑफ आर्म्स बन गया था। हॉट बेड ऑफ आर्म्स अर्थात पूरी दुनिया, पूरी धरती एक ऐसी शैया बन गई थी जिसमें हथियार ही हथियार थे, एक से एक आधुनिक हथियार थे, एक से एक विनाशकारी हथियार थे। और जब हथियार रहता है तो छोटी सी घटना पे भी बारंबार इच्छा होती है हथियार निकालने की। आपकी जेब में बंदूक यदि हो, पिस्तल हो, तो थोड़े से गुस्से में कई बार अपराध हो जाते हैं और लोग पिस्तल या चाकू निकाल लेते हैं। नहीं होने पर गाली गलौज होती है, झगड़ा होता है, लेकिन हत्या नहीं होती। यहाँ भी शीत युद्ध में भी बकौल यही स्थिति थी। हथियार तो थे, लेकिन हथियार चलाए नहीं जा रहे थे। कारण आखिर ऐसी क्या बात थी कि पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ हुई, पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। पूरे विश्व के देश अमेरिका या सोवियत संघ के पक्ष में खड़े हो गए और वाक युद्ध चला। शीत युद्ध एक तरीके से वाक युद्ध है। सवाल ये उठता है कि हथियार यदि तैयार किए गए, हथियारों पर यदि सबसे ज़्यादा खर्च हुआ, हथियारों का जखीरा बनाया गया, तो हथियारों का उपयोग क्यों नहीं हुआ? हम अपने इस अध्ययन के दौरान ये पढ़ेंगे कि ऐसे कई मौके आए, ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें हथियार लगभग तान दिए गए थे, लेकिन बंदूक का ट्रिगर नहीं दबाया गया। पिस्तौल हाथ में तो आ गई थी, लेकिन पिस्तौल का ट्रिगर नहीं दबाया गया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि घटना में हथियार का उपयोग करने के इतने निकट होते हुए भी उनके उपयोग नहीं किए गए? 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इतना भयावह था वह युद्ध। उसने इतना नुकसान पहुंचाया दुनिया में, इतने परिवारों को, करोड़ों परिवारों को तबाह किया। हजारों महिलाएं विधवा हो गईं, लाखों सैनिक मारे गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए और न जाने कितने लोग शारीरिक रूप से निकम्मे हो गए। मानवीय नुकसान के अलावा आर्थिक नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। पूरा पश्चिमी यूरोप खंडहर बन चुका था। लंदन, पेरिस, बॉन, बर्लिन, मॉस्को, लेनिनग्राड, ऐसे ये प्रसिद्ध शहर जो थे वे एक तरीके से जमीन पे आ गए थे। इनकी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। सारा आर्थिक विकास रुकने की तो बात ही दूर, सारा आर्थिक विकास बिल्कुल धरातल पर चला गया था। और परिणाम क्या हुआ कि ये जो सारे दृश्य हैं, ये बारंबार प्रभावित लोगों के मानस पटल पर घूमते थे। इन प्रभावित लोगों में बहुत से सैनिक परिवारों से जुड़े हुए थे, बहुत से ऐसे परिवारों से जुड़े थे जिनका व्यापार, जिनका धंधा, जिनका घर नष्ट हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। और नई पीढ़ी में जो लोग आए, चाहे वो सत्ता में आए, चाहे आर्थिक रूप से बिजनेस में आए, उनको वो घटनाएं बार बार परेशान करती थीं जो द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने देखी थी। और कुछ दिन नहीं बल्कि 6 वर्ष ऐसे युद्ध में जिसमें उनका कुछ स्वयं का कुछ लेना देना नहीं था। ये तो राजाओं की, ये तो सत्ता में रहने वालों की लड़ाई थी। सामान्य व्यक्ति को इस युद्धों से कुछ लेना देना नहीं होता।
दुर्भाग्य से नुकसान इन लोगों का होता है। और यही कारण है कि जब भी ऐसी कुछ घटनाएं अगले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में 1945 के बाद हुई, जो तनाव पैदा कर दी, युद्ध की स्थिति पैदा कर दी, लेकिन युद्ध नहीं होने दी, क्योंकि ये घटनाएं ट्रिगर जमाने के पहले अचानक लोगों के मन में आ जाती थी और वे लोग गोली चलाने से रुक जाते थे, हथियार का उपयोग करने से रुक जाते थे। हथियार पकड़े हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो पुरानी घटनाएं याद आ जाती थी। अर्थात निष्कर्ष ये कि शीत युद्ध की समाप्ति के पूर्व जो बहुत सारी घटनाएं हुई, हथियारों का जखीरा विश्व का बनने के बाद भी उन घटनाओं में हम पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ सबक था। वह सबक बार बार उनको सामने याद दिलाता था। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बयान था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा था कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चौथा विश्व युद्ध धनुष बाण से होगा। इफ एवर देयर विल बी ए थर्ड वर्ल्ड वॉर, द फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विथ बोज एंड एरोज। क्या अर्थ? अर्थ कि तीसरा विश्व युद्ध यदि होता है तो परमाणु बमों की विनाश लीला से पूरा विश्व तहस नहस समाप्त हो जाएगा और शायद मानव सभ्यता फिर शुरुआत करेगी और हम वो पुराने युग में चले जाएंगे जिसमें हम धनुष बाण का उपयोग करते थे। यानी इतना ज़्यादा नुकसान होगा यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो। इसी संभावना को रोकने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से बचने के लिए ही जब भी घटनाएं हुई, कुछ लोगों का विवेक जागता था और वे उन घटनाओं को विश्व युद्ध का या एक युद्ध का रूप लेने से रोक देती थीं और मात्र वाक्य युद्ध, संचार के माध्यम से युद्ध, झगड़े आदि, इस पर ही बात समाप्त हो जाती थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इस अध्याय में जो हमारा मूल विषय है, वे घटनाएं जो शीत युद्ध का हिस्सा थीं और उस काल का हिस्सा थीं जिसने अंत में बाइपोलर वर्ल्ड को समाप्त किया, दो ध्रुवी विश्व का अंत किया। दूसरे शब्दों में एक ध्रुव जो सोवियत संघ था उसका विघटन हुआ।